अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम अपनी न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बात करेंगे सबसे पहले भारत की। जी हाँ, वैसे तो खैर आप सब जानते ही हैं कि कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद एक हंगामा है और भारतीय मीडिया बार-बार और भारतीय लोग कई, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान का बायकॉट कर देना चाहिए। पाकिस्तान का बायकॉट करेंगे, पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे और पाकिस्तान पे अगर एयर स्ट्राइक वगैरह हो गई तो फिर तो जी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तभी ये लोग सुधरेंगे। ये कहना है जी बहुत से हमारे जो दोस्त हैं और बहुत से हमारे जो भारतीय लोग हैं उनका, कि पाकिस्तान से वरना तो जी ये हाफिज़ सईद और इस किस्म के जो नमूने हमने रखे हुए हैं, उनके लोग आते रहेंगे और यही हंगामा चलता रहेगा। वैसे ये और बात है कि 370 के बाद काफ़ी अरसे के बाद जो है वो इस किस्म की इंसिडेंट देखने को मिला, जो कि खैर बहुत अफसोसनाक है, लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि इस वक्त भारतीय मीडिया में और भारत में इस बात की बहुत ज़्यादा ये बात डिस्कस की जा रही है कि आखिर पाकिस्तान को रोका जाए तो किस तरह से रोका जाए, या पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स रहते हैं या जो टेररिस्ट को पाकिस्तान पनाह देता है उनको आखिर रोका जाए तो कैसे रोका जाए। बहुत सी बातें की जा रही हैं। कई लोगों का कहना ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये करना चाहिए कि वो फौरी तौर पे पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनसे बात करें और ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान को कोई भी मुंह ना लगाए, आईएमएफ पैसा ना दे, अमेरिका भी बात ना करे, सऊदी अरब भी बात ना करे, पैसा भी ना दे। चाइना रह गया तो चले, चाइना के साथ तो टर्म्स ऐसे हैं भारत के कि चाइना को तो कुछ कहने वहने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन बहरहाल बाकी दुनिया से पाकिस्तान का राब्ता जो है वो ख़त्म करवा दिया जाए और उसके लिए जाहिर है कि कई कंट्रीज से कम अज़ कम भी 10 से 12 कंट्रीज या 10 से 15 कंट्रीज जो हैं, जो कि बड़ी कंट्रीज कहलाती हैं, उनसे भारत की जो गवर्नमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट है उनको बात करनी पड़ेगी। उनको उनको समझाना होगा कि जी भारत से भारत में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल जो है नॉन स्टेट एक्टर्स जो कहे जाते हैं, जो एक्चुअली में स्टेट एक्टर्स है, उनका बार-बार वो आते हैं और जी यहाँ पर जो है कई लोगों की जानें जाती हैं, हंगामा होता है और बार-बार जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और दहशतगर्द और टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो कश्मीर के रास्ते भारत में नुकसान पहुँचाने पहुँच जाते हैं। ये बताना पड़ेगा। इसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की तिजारत नहीं होनी चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान की किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं चल रही। अब वो छुप-छुपा के कोई ड्रग्स-श्रग्स और हथियार-वथियार जो जाते हैं वो एक अलग सीन है। लेकिन कुल्लम-कुल्ला किसी किस्म की ट्रेड नहीं चल रही। तो ज़ाहिर है तो भारत अपनी बात नहीं कर रहे, भारत के लोग वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान में जो है वो ट्रेड बंद हो जानी चाहिए, कि यानी कोई भी पाकिस्तान को किसी किस्म का सामान ना दे। अब इसके लिए भी कई कंट्रीज, एक लंबी लिस्ट होगी जिन कंट्रीज को ये बताना पड़ेगा कि जी पाकिस्तान जो है वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, उन्हें फंड करता है और उसके बाद वो टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो जाके जी भारत में गड़बड़ करते हैं, भारत में नुकसान करते हैं। उसके लिए कई सालों पुरानी भी जो है वो हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनकी वीडियोज़ निकालनी पड़ेंगी, उनके वीडियो इंटरव्यूज़ निकालने पड़ेंगे, वो दिखाना पड़ेगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बुक देनी पड़ेगी जिसमें उन्होंने लिखा है कि जी हम जिहादी तैयार करते थे और उसके बाद हम उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजा करते थे और जिहाद के लिए, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, और इसी किस्म की मज़ीद बहुत सारी एविडेंस जमा करनी पड़ेगी और देना पड़ेगा उन कंट्रीज़ को ये बताने के लिए। वैसे तो वो कंट्रीज़ खुद भी जानती हैं, देखती रहती हैं क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि सोई हुई हैं। लेकिन फिर भी उनको वो सारी एविडेंस देनी पड़ेगी और उसके बाद जो है उनको समझाना पड़ेगा कि जी ये हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है और इसके लिए जी आप पाकिस्तान से जो है हर किस्म की अपनी ट्रेड या हर किस्म की मदद या अगर कोई तिजारत कर रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए। इसके साथ-साथ कई जगह पे जाकर भारत को ये बात भी करनी पड़ेगी डिफरेंट कंट्रीज से और डिफरेंट ग्रुप से और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कि जी पाकिस्तान को किसी किस्म की स्पोर्ट्स में हिस्सा ना लेने दिया जाए। जी हाँ, चाहे वो क्रिकेट हो,
چاہے وہ ہاکی ہو یا چاہے جو مرضی کھیلتے ہو، اس میں جی پاکستان کی شرکت کو روکنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ جی پاکستان جو ہے وہ یہاں کرکٹ نہیں کھیل سکتا، اور ابھی تو ویسے بھی ورلڈ کپ وہ بھی بھارت میں رہا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے بھارت کی جو گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، ان کو کئی کنٹریز کو اس بات پہ راضی کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی ٹیم، کرکٹ ٹیم جو کافی فیمس ہے ورلڈ میں، ان کو اس ٹیم کے ساتھ جو ہے ورلڈ کپ نہیں کھیلنا، یا تو ان کو شامل ہی نہ کیا جائے ورلڈ کپ میں، اور اگر کر رہے ہیں تو وہ بھارت کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، لیکن اگر بھارت کے ساتھ نہیں کھیلیں گے اور ورلڈ کپ بھارت میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیم بھارت کیسے جائے گی اور وہاں پہ جا کے باقی دوسری ٹیم سے کیسے کھیلے گی؟ اس کے لیے پاکستان کی ٹیم کو کمپلیٹلی اگنور کرنا پڑے گا، کمپلیٹلی بلاک کرنا پڑے گا، کمپلیٹلی نکلوانا پڑے گا، اس کے لیے بھی کئی کنٹریز سے بات کرنی پڑے گی، کئی آرگنائزیشن سے بات کرنی پڑے گی بھارت کو، اور بات سمجھانی پڑے گی، اور تب جا کر یہ سب کچھ ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے گیمز ہیں جس میں کہ پاکستان شرکت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت بھی ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی سمجھانا پڑے گا، ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ ہم کسی قسم کا تعلق نہیں چاہتے، پاکستان کے ساتھ ہم کوئی کھیل کھیلنا نہیں چاہتے، پاکستان کے ساتھ ہم ٹریڈ چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد باری آئے گی فلمز کی۔ فلمز کے لیے بھی کئی پاکستان کے آرٹسٹ جو ہیں وہ انڈین فلمز میں کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے کبھی دبئی میں یا کبھی کسی اور کنٹری میں اس فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی جی روک لگانی ہوگی، ان کو بھی سمجھانا ہوگا، اپنے فلم ڈائریکٹرز کو بھی سمجھانا ہوگا کہ پاکستانی ایکٹرز کو نہ لیا جائے، پاکستانی سنگرز کو نہ لیا جائے۔ اس کے لیے بھی کئی جو کمپنیز ہیں یا کئی جو ڈائریکٹر پروڈیوسرز ہیں بھارت کے، ان کو، کیونکہ اب کافی بڑی انڈسٹری ہے، بھارت کی فلم انڈسٹری کافی بڑی ہے، تو اس میں بہت سے لوگوں کو بلانا ہوگا، بہت سے لوگوں کو سمجھانا ہوگا، کئی لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے بھی فیور میں ہوں گے، تو اپوزیشن والے یعنی کہ بولے تو کانگریس والے، وہ تو پہلے ہی پاکستان پاکستان کرتے ہیں، تو اب ان لوگوں کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ نہیں، سب سے پہلے بھارت، سب سے پہلے کنٹری، اس لیے آپ لوگوں کو پاکستان کے کسی آرٹسٹ کے ساتھ بھی پروگرام نہیں کرنا، سوری کسی کے ساتھ بھی فلم نہیں کرنی، ڈرامہ نہیں کرنا، ڈرامہ وہ والا ڈرامہ نوٹنکی نہیں جو ہمارے ہوتی رہتی ہے، میں مطلب ٹی وی ڈرامے کی بات کر رہی ہوں، ٹی وی ڈرامہ نہیں کرنا ہے، نہ ہی کسی سنگر کو بلانا ہے، نہ ہی میوزک کے لیے کسی کو بلانا ہے، اور کسی قسم کا یہ تعلق بھی نہیں رکھنا۔ اب جی آگے ٹی وی چینلز کے اوپر، تو ٹی وی چینلز پہ بھی کہا جائے گا اور بین لگانا پڑے گا، اور ہر چینل کو بتانا پڑے گا کہ پاکستانی پینلسٹ نہیں ہونے چاہیے، اگر پاکستان کی بات کرنی بھی ہے تو کوئی بھارت سے ہی اٹھ کر پاکستان کے بارے میں بات کر لے، پاکستان کو ڈیفینڈ بھی کر لے اور پاکستان کو ڈیفینڈ نہ بھی کر لے، جو بھی کرنا ہے کر لے، لیکن پاکستان کے لوگ بالکل دکھائی نہ دیں۔ لیکن خیر، ہر جگہ سے تو آپ لوگ نکال دیں گے، لیکن دل سے کیسے نکالیں گے، یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ لیکن خیر بات یہ نہیں ہے، بات ساری یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ سے نکال دیں گے لیکن آپ ہمیں دل سے نہیں نکال پائیں گے۔ اب اس سے پہلے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں، جس میں کہ جیسے میں نے بتایا ٹریڈ کا بتایا، اسپورٹس کا بتایا، اس کے علاوہ ساری کنٹریز کے ساتھ ہمارا لین دین بند کرا دیں، اس کے بعد ہمیں پیسے دینے بھی بند ہو جائیں، اور ہر جگہ سے پاکستان کو کوئی بھی نہ پوچھے، اس میں بھارت کی بہت انرجی لگے گی، بہت پیسہ خرچ ہوگا، بہت دماغ خرچ ہوگا، بہت زیادہ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، اور تب کہیں جا کے کچھ سال میں جو ہے یہ کام جو ہے پاسبل ہو پائے گا، لیکن بہت ٹائم بھی بہت لگ جائے گا، انرجی بھی بہت لگ جائے گی، پیسہ بھی بہت خرچ ہو جائے گا، لوگ کوئی اور کام کر نہیں سکیں گے۔ اب آپ لوگ دیکھیں نا، کبھی آپ لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، کبھی آپ لوگ سورج پہ جا رہے ہیں، تو کبھی آپ لوگ اکانومی پہ کام کر رہے ہیں، اور کبھی فارن پالیسی اچھی بنا رہے ہیں، وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کو ایک پاکستان کے پیچھے لگنا پڑے گا تاکہ پاکستان کی بینڈ بجائی جا سکے، اور اگر بینڈ بجا دی تو پھر آپ کا ایک، آپ نے سوچا ہے اپنے آپ نے امیجن کیا ہے، آپ کی ایک اپنی سوچ ہے جس میں آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کر لیں گے، اس کے بعد پاکستان سے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یا اسٹیٹ ایکٹرز یا یہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ بھارت میں جانا بند کر دیں گے، اور یہ جو حافظ سعید اور مسعود اظہر اور داؤد ابراہیم اور یہ وہ جتنے بھی ہم نے مطلب یہاں پہ پال کے رکھے ہوئے، ان کے لوگ جو ہیں وہ بھارت میں جا کر نقصان کرنا، یا بھارت میں جا کر کشمیر کو کراس کر کے اور جہاد کرنے کے لیے یا کشمیر کرنے کے لیے وہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ ہو بھی سکتا ہے ویسے، اور نہیں بھی ہو سکتا، تو اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہ ساری محنت اور یہ ساری انرجی اور یہ سارا پیسہ ہو جائے گا ضائع، جو آپ لوگ ان ڈفرینٹ کنٹریز کو، جو کہ بہت زیادہ ہیں، دنیا میں اتنی کنٹریز ہیں، ان سب کو سمجھانے میں خرچ کریں گے، اپنا دماغ بھی، اپنی انرجی بھی،
کہ पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, पाकिस्तान को जो है वो आपने जो है वो पैसा नहीं देना है और पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी है, पाकिस्तान को आपने ट्रेड नहीं करनी है। ये सब करने में बहुत टाइम भी खर्च होगा, एनर्जी भी खर्च होगी, पैसा भी और दिमाग तो होगा ही। तो इस सब से मैं शॉर्टकट बता देती हूँ आप लोगों को, एक आसान तरीका। आप लोगों को वैसे यकीन नहीं आएगा, मगर बिलीव करें, अगर आपने ये ट्राई किया, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंडियंस के साथ बात कर रही हूँ, अगर आपने ये तरीका अपनाया और एक बार सिर्फ ट्राई करने के लिए देख लें, आप लोगों की इकोनॉमी वैसे भी इस वक्त वर्ल्ड नंबर 5 पे है मेरा ख्याल है। और आगे जो है आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा है कि जी हम वर्ल्ड नंबर 2 और 3 या 2 पे भी चले जाएंगे, हो सकता है 2 पे भी चले जाए, वैसे तो हो सकता है 3 कह रहे हो, लेकिन खैर इस वक्त थोड़ा सा 2 और 3 में बीच में कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मेरे ख्याल है 2 कह रहे थे शायद। मोदी जी ने कहा था कि जी हम 2047 तक, यानी 100 साल जब हो जाएंगे आज़ादी को भारत की, तो हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, यानी कि भारत सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो इतना पैसा लेकर किस काम का इतना पैसा, अगर वो आपकी हिफाजत ना कर सके। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब आप ऐसा कीजिए, पाकिस्तान की एजेंसीज को और पाकिस्तान में जो है वो आप कोई 4 या 5 बिलियन डॉलर, ठीक है, 4 या 5 बिलियन डॉलर का आप लोन दे दीजिए। और जैसे सऊदी अरब देता है बेशक वैसे दे दीजिए, कहिए कि ये बैंक में आप लोग रख लीजिए और उसके बाद जो है खर्च मत कीजिएगा, जैसे हमें वो सऊदी अरब भी कहता है कि जी ये बैंक में रख लो लेकिन टच करने का नहीं, ठीक है ना। तो आपने वो पैसा हमें देना है, ठीक है, बल्कि मेरे ख्याल में कम बता रही हूँ, 5 से 6 बिलियन, ठीक है, 5 से 6 बिलियन डॉलर आप पाकिस्तान को लोन दे दीजिए और कहिए कि जी ये आप अपने बैंक में रख लीजिए, खर्च नहीं करना है और हम आपसे ये 4 साल के बाद ले लेंगे, ठीक है। और इस तरह से होगा ये कि जैसे ही पैसा यहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके दिएगा, एक साथ से मत दे दिएगा आप लोगों को, ऐसा ना हो कि आप लोग एक साथ ठक करके आप लोग जो है ना वो 6 बिलियन इधर ट्रांसफर कर दें, नहीं नहीं, ऐसे दिएगा जैसे IMF देता है ना, पहले थोड़े से 1 बिलियन दे दिया, फिर 1.6 दे दिया, फिर 1.2 दे दिया, फिर ऐसे करके ना यूं करते करते आप 6-7 साल निकालिएगा। और इस 6-7 साल में आप देखेंगे कि यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर तो क्या, कोई टेररिस्ट ग्रुप तो क्या, कोई अननोन आदमी तो क्या बॉर्डर क्रॉस करेगा, एक मक्खी भी यहाँ से नहीं जाएगी। और उसका रीजन यही होगा कि जैसे ही पैसा मिलेगा, हमारे लोग खुद ही ये टेररिस्ट ग्रुप जो है इनको पकड़ पकड़ के ठक 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 इनको वो ठोकेंगे ना कि वो तो आप लोग भी नहीं कर पाएंगे जो हम करेंगे, इसलिए कि हमें पता है ना कहाँ रह रहे हैं, हमें एड्रेस पता है, हमें पता कौन है कौन नहीं है, हमने कहाँ रखे हैं। तो हमसे ज्यादा, मतलब घर के लोगों से ज्यादा तो कोई नहीं जानता ना चीजें कहाँ रखी हुई है। तो इसी तरीके से हमें मालूम है वो कहाँ पर हैं और हमने उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो आप देख लिएगा, आप पैसा देंगे और आपका कुछ भी और काम नहीं है, आपका कोई ना एनर्जी खर्च होगी, ना आपको 10 कंट्रीज से बात करनी पड़ेगी, ना आपको ट्रेड रोकनी पड़ेगी, ना आपको स्पोर्ट्स रोकना पड़ेगा, ना फिल्म्स, ना ड्रामे, और ना ही टीवी सीरियल और ना ही टीवी शोज, और ना ही आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, ना ही जाके कई कई मतलब 15-20 कंट्रीज के साथ बात भी नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी आपको पता है ये गल्फ कंट्रीज के तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आता, आप उनको जाके अभी भी हैया हैया करेंगे और वो बस भैया भैया करके साइड पे निकल जाएंगे। तो उनको तो वैसे ही समझाना जो है ना, आप समझे बिल्कुल दिमाग खाली करने के बराबर है। तो इसलिए अपनी एनर्जी बचाइए, किसी और काम में लगाइए, कोई और चीज इजाद कीजिए, कोई वैक्सीन बनाइए, कोई चांद सूरज पे जाइए, कोई तारे तोड़ के लाइए, कुछ कीजिए। तो 2-4 तारे मुझे भी दे दिएगा, वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो आप जैसे मैंने आपको बताया है कि 5 से 6 बिलियन डॉलर आप दे दीजिए और कह दीजिए कि जी ये आप बैंक में रख लीजिए, खर्च नहीं कर सकते। बस ये और बात है कि हम खर्च फिर भी कर लेते हैं। यही वजह है कि फर्स्ट टाइम जब सऊदी अरब ने कहा था बैंक में रख लें और खर्च नहीं किएगा, तो हमसे वो पैसे खर्च हो गए थे और उसके बाद हम पूरे मोहल्ले में भागे भागे फिर रहे थे और आखिर में हमारे काम कौन आया? बिल्कुल जी, हमारा अपना चाइना। और फिर हमने चाइना से पैसे पकड़े, अब ये और बात है उस वक्त से अभी तक हम छितर खा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इससे भारत का मसला हल हो जाएगा। यहाँ से कोई भी टेररिस्ट ग्रुप जो है वो भारत में ना दाखिल होगा ना कुछ होगा। आप लोग आराम चैन सुकून से अपने एजुकेशन सिस्टम को भी अच्छे से अच्छा किएगा, चांद सूरज पे भी जाइएगा, उसके साथ साथ इकोनॉमी पे भी काम किएगा और टूरिज्म भी किएगा वहां पर कश्मीर में। और हम कश्मीर कश्मीर भी नहीं करेंगे वैसे, ये तो खैर मैंने आपको बता दिया, मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरी बात का कितना यकीन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 100%। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ आपको कि आप एक बार ये चीज आजमा के देखिए, एक बार जो मैंने आपको तरकीब बताई वो आजमा के देखिए और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपको फायदा होता है और किस तरह से ये सारी चीजें एकदम से एकदम अमन हो जाएगा दोनों कंट्रीज में। खैर, बात हम करेंगे अनवारुल हक काकड़ की। जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं जी ये जाने वाले हैं
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में। हाँ जी, इनको भेजा जा रहा है। ज़ाहिर है अब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर सारे मज़े भी तो लेने ना। प्राइम मिनिस्टर ऐसे थोड़ी होते हैं हमारे यहाँ। प्राइम मिनिस्टर को और बड़े चीज़ें होती हैं करने की। बिल्कुल जी, तो अब ये जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में, और वहाँ जाके आई होप कि ये कश्मीर कश्मीर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ अभी से बता दी गई है, और वो ये कि वर्ल्ड बैंक के जो, सॉरी वर्ल्ड बैंक नहीं, आईएमएफ के वहाँ पर जो है चेयरपर्सन वगैरह वहाँ पर होंगे, और उनसे ज़रूर काकड़ साहब की मुलाकात होगी। उसके बाद काकड़ साहब वापस आते हैं। इलेक्शंस की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ बताया नहीं गया है कि इलेक्शन होंगे तो आखिर कब होंगे, और होंगे भी या नहीं होंगे पाकिस्तान में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान में बने हुए मदरसों की। पाकिस्तान में जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, जिस तरह से बच्चों को और बड़ों को हर एक को ही उल्टी उल्टी बातें सिखाई जाती हैं दूसरे रिलीजन के बारे में। उन्हीं में से एक जमात का नाम है जमात इस्लामी। जी हाँ, जमात इस्लामी के जो एक लीडर हैं, और इनका नाम है जी लियाकत बलोच साहब। लियाकत बलोच साहब ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लगाई, और उनका कहना यह था कि उनके बेटे ने जो है वो कनाडा से जी हाँ, कनाडा से पीएचडी कर ली है। जी हाँ, उनके बेटे ने कनाडा से पीएचडी कर ली है, और इसके ऊपर उन्होंने बड़ा खुश होके जो है मुबारकबादियां लेने के लिए उन्होंने ट्वीट लगाई। तो मुझे पूछना ये था कि ये वही जमात इस्लामी है जो कि लोगों के लिए ये कहती है, या बैनर लगाया करती थी एक ज़माने में, कि जी कश्मीर जाओ जिहाद करो, और हर नौजवान को कश्मीर जिहाद जो है वो ज्वाइन करना चाहिए, और कश्मीर में जाकर जो है शहादत लेनी चाहिए, और हर तरह से कश्मीर में दाखिल हो जाना चाहिए। इन साहब ने बाकी दूसरों के बच्चों को तो मदरसे के अंदर बिठाकर और ब्रेन वॉश करके ये जहालत का पाठ पढ़ाया, लेकिन अपने बेटे को कनाडा भेजा है पढ़ने के लिए। तो पूछना ये था कि मुबारकबाद किसको देनी है, इन लोगों को जिनके बेटे गए और वापस नहीं आए, या उन लोगों को जिन्होंने अपने बच्चों को कनाडा और इंग्लैंड में पढ़ने के लिए बिठाते हैं, और दूसरों के बच्चों को शहीद होने का दर्ज देते हैं, उनके दिमाग खराब करते हैं, उनको गलत बातें सिखाते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप जाइए जी और जाकर कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़िए। और साथ साथ ये भी है कि अपने बच्चों को ये कभी नहीं भेजते। एक साहब और थे, अब तो खैर नहीं है, मगर एक साहब और थे इसी तरह के। वैसे तो खैर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से एक थे जी काजी हुसैन अहमद। काजी हुसैन अहमद को देखकर मुझे याद आया कि जब कश्मीर जिहाद उरूज पे था, यानी कि एक ज़माने में आपको याद होगा, एक ज़माने में आप लोगों को याद होगा कि कश्मीर कश्मीर बहुत किया करते थे हम लोग। अब तो फिर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन एक ज़माने में जब कश्मीर जिहाद बहुत ज़्यादा उरूज पे था, उस वक्त इनके बेटे ने अमेरिका जाकर और वहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल की थी। और ये साहब भी हर वक्त पूरे पाकिस्तान में बैनर लगवाया करते थे जिस पे लिखा होता था कि जी कश्मीर के जहाद का साथ दीजिए और कश्मीर के जहाद में हिस्सा लीजिए। और यही लोग जो है पाकिस्तान के लोग, जिनसे बच्चे पैदा तो कर लिए जाते हैं मगर पाले नहीं जाते, वो अपने बच्चों को ले जाके इन लोगों के मदरसों में छोड़कर आ जाते थे। और लेकिन अपने बच्चों को इन्होंने क्या किया है, अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, और अपने मदरसे में जो जहर ये फैलाते हैं, वो जहर इन्होंने अपने बच्चों के अंदर शायद नहीं डाला है, या अपने बच्चों को उन लोगों के साथ नहीं पढ़ाया। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम इससे पहले जो बात कर रहे थे लियाकत बलोच साहब की, तो लियाकत बलोच साहब से मुझे ये पूछना था कि अपने बेटे को कनाडा भेजते हुए क्या उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई लड़का लड़की साथ बैठे हो तो उनको डंडे मारने, या उनको एकदम अलग कर देना है, या गर्दनें उड़ा देनी है कि जी ये तो तुम बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हो, इस्लाम के खिलाफ है, दुनिया के खिलाफ है, हराम है। क्या अपने बेटे को यही हराम हलाल की इन्होंने कहानियां सुनाकर कनाडा भेजा था? क्या इनके बेटे ने वहां किसी का की गर्दन वर्दन उड़ाई है या नहीं? लेकिन ये जरूर है कि इन लोगों के ये दोहरे चेहरे हम देखते ही रहते हैं अपनी सोसाइटी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को समझ नहीं आती, हमारे लोगों को अकल नहीं आती, और हमारे लोग इसी तरह के बेवकूफ़ बनते रहते हैं जैसे कि वो पहले बना करते थे, इसी तरह के मौलवियों से और इसी तरह के लोगों से। लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, और हमारी तो यही ख्वाहिश है कि लोगों को अकल आए और लोग अपने बच्चों को मदरसे में डालना बंद करें, बल्कि ये मदरसे ही बंद हो जाने चाहिए, ताकि लोगों को मौका ही ना मिले अपने बच्चों की जानें लेने का, या अपने बच्चों को जालत सिखाने का, किसी भी दूसरे मज़हब के खिलाफ नफ़रत सिखाने का, और किसी को भी मार देने का हक जो है वो किसी को नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे एजेंसीज हो, सबके सब इस तरह के लोगों को और इस तरह के मदरसों को और ऐसी सोच को सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि आज हमारा ये हाल है। चलते चलते हम बात करेंगे रिचर्ड डॉल्सन की,
जी हाँ, अमेरिकन एम्बेसी में, यानी कि अमेरिकन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में थे, रिचर्ड ऑल्सन, जी हाँ, इनको आप सब जानते ही हैं कि इनके काफ़ी स्कैंडल्स भी बने हुए थे और करप्शन के भी थे और दूसरे कई स्कैंडल्स थे। अब इनको 3 साल की सज़ा सुना दी गई है। यानी कि पाकिस्तान में जब ये एम्बेसडर रहे तो इन्होंने पैसे में भी गड़बड़ की है और पैसे की करप्शन भी की है। साथ साथ इनके कई अफेयर्स भी रहे। खैर, अफेयर्स इनका ज़ाती मामला है, लेकिन खैर पैसे की करप्शन पाकिस्तान में रहे और पैसे की करप्शन ना सीखे हमने तो जी बड़े बड़ों को सिखा दिया, तो रिचर्ड ऑल्सन क्या चीज थे। लेकिन बहरहाल सब कुछ सिखाया हमने, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था, या फिर रिचर्ड ऑल्सन को ये नहीं मालूम था कि उन्हें अदालतें पाकिस्तान की नहीं अमेरिका की भुगतनी है। और इसी वजह से ऐसा हुआ। अगर पाकिस्तान की अदालत में होते तो यकीनन बाहर निकल आए होते और उसके बाद विक्ट्री का निशान भी बना रहे होते कि देखो जी मैं करप्शन के केस से बाहर आ गया। लेकिन क्योंकि बेचारे अमेरिकन है और अमेरिका की अदालत में गए तो अमेरिका की अदालत ने तो जी इनकी वाट लगा दी और अब ये जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग और 3 साल के लिए रिचर्ड ऑल्सन अब चले गए हैं जेल में। बहरहाल हम आपको यहाँ से करते हैं अलविदा। आपसे मुलाकात होती रहेगी और जल्दी दूसरी वीडियो के साथ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।